दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको गंगा नदी के पूरे प्रवाह मार्ग के बारे में समझाऊंगा। मैं आपको समझाऊंगा कि ये नदी कहाँ से शुरू होती है, किन किन स्थानों से होके गुजरती है, इसकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, मतलब ये आखिर में जाके कहाँ जाती है। इसके अलावा इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी होती है, ये सारी की सारी चीज़ें आज हम लोग समझेंगे। तो आप कह सकते हो कि पूरा गंगा नदी का तंत्र आपको एक नक्शे से समझ में आ जाएगा। अब आपका पहला काम तो ये है कि जो चीज़ मैं आपको नक्शे से समझाऊंगा पहले तो आपको वो बनानी है। इसके अलावा साथ के साथ जो मैं फैक्ट्स आपको बताता हूँ उसको आपको लिखते जाना है, क्योंकि उससे डायरेक्टली प्रश्न बनते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कुछ चीज़ें जान लीजिए गंगा नदी के बारे में। भारत की भूमि पर बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा नदी ही है, जिसकी लंबाई तकरीबन 2525 किलोमीटर है। यानी कि बहुत लंबा ये बहती है, बहुत लंबा इसका मार्ग होता है। ठीक है। ये नदी दो देशों से होकर गुजरती है, एक तो भारत है, दूसरा बांग्लादेश है। भारत में इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, वहीं बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, भारत के ऐसे 5 राज्य हैं जिस पे से गंगा नदी होके गुजरती है। एक है उत्तराखंड, जहाँ से ये शुरू होती है। फिर आता है उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड के थोड़े बहुत हिस्से, और फिर पश्चिम बंगाल। अभी इस रास्ते को मैं आपको अच्छी तरीके से मैप की मदद से समझाऊंगा और आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए, गंगा नदी जो है वो अपने स्वयं शुद्धिकरण गुणों के कारण जानी जाती है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर कीड़े नहीं लगते। इसका क्या कारण है? देखो, इस नदी में ऑक्सीजन का स्तर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसका पानी लंबे समय तक ताज़ा बना रहता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस गंगा नदी के पानी में बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस होता है जो हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुओं से लड़ता है, मतलब उन्हें पनपने ही नहीं देता। और इस वजह से ये पानी लंबे समय तक ताज़ा बना रहता है और साथ ही इसमें कीड़े भी नहीं लगते। तो ये जो स्वयं शुद्धिकरण का गुण है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गंगा नदी के लिए। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अच्छा, दो चीज़ें और हैं। पहली ये कि गंगा नदी को 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है पूछा जाता है तो आपको गंगा नदी लिखनी है। और गंगा नदी के अंदर जो डॉल्फिन पाई जाती है, गंगा डॉल्फिन जिसको कहते हैं, उसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। तो ये दो फैक्ट हैं जो पूछ लिए जाते हैं कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। चलिए अब हम इसके प्रवाह मार्ग की बात करते हैं और शुरुआत करेंगे इसके उद्गम के साथ कि ये नदी शुरू कहाँ से होती है। तो देखो, ये नदी एक सतत वाहिनी नदी है, लगातार बहती रहती है। तो ये नदी निकलती ग्लेशियर से है। हमारे देश के अंदर बहुत सी ऐसी पहाड़ियां हैं जो बर्फ की बनी हुई हैं और उन्हें हम हिमानी के नाम से जानते हैं। तो एक हिमानी है जिसे गंगोत्री हिमानी कहा जाता है और दूसरी को संतोपत हिमानी कहा जाता है। इन दोनों हिमानियों से दो नदियां निकलती हैं। जो गंगोत्री हिमानी है उससे निकलती है आपकी भागीरथी नदी, और ये जो आपकी संतोपत है इससे निकलती है आपकी अलकनंदा। अब यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से निकलेगी भागीरथी और यहाँ से निकलेगी आपकी अलकनंदा, जाके एक पॉइंट पे ये मिलती हैं जिसको आप कहते हो देवप्रयाग। और देवप्रयाग पे जाकर के ये दोनों आपस में जब मिलती हैं तब ये बनती है गंगा नदी। तो इसका मतलब गंगा कहीं से निकल नहीं रही है, गंगा दो नदियों से बन रही है, एक भागीरथी, दूसरी अलकनंदा। तो आप इन्हें गंगा नदी की भी जनक नदी कह सकते हो। तो ये चीज़ आपको पहली याद रखनी है। अच्छा, एक चीज आप याद रखिए कि ये जो संतोपत हिमानी है यहीं पे आपका बद्रीनाथ टेम्पल भी है। तो पूछ लिया जाता है कि बद्रीनाथ के आसपास से कौन सी नदी निकलती है, तो अलकनंदा निकलती है। अब यहाँ पे आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि देवप्रयाग पे दो नदियां आ रही है, लेकिन आपकी जो अलकनंदा नदी है ये भी कोई सिंगल नदी नहीं है। इसके पास भी सहायक नदियां होती हैं। इसके पास 4 सहायक नदियां होती हैं। देखो ध्यान से समझना। एक जो आती है वो यहाँ से निकल के आती है जिसको आप कहते हो धौली गंगा, और धौली गंगा यहाँ कहीं आके मिलती है जिसको आप विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हो। विष्णु प्रयाग का नाम आपने सुना होगा कई बार। ये एक पॉइंट है बद्रीनाथ टेम्पल के पास में। इसके बाद आप थोड़ा नीचे आओगे तो एक नदी और आती है जिसको नंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। नंदाकिनी जो यहाँ आकर के मिलती है नंद प्रयाग के ऊपर। ठीक है। और फिर नीचे एक नदी और आती है जिसको पिंडार नदी के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ कहीं आकर के मिलती है, और इस जगह को आप लोग कहते हो कर्ण प्रयाग। तो 3 प्रयाग हो जाते हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग। ठीक है। यहीं बीच में जहाँ पे कहीं पे केदारनाथ टेम्पल है, यहाँ पे भी एक हिमानी है जहाँ से एक नदी बह के आती है जिसको आप कहते हो मंदाकिनी नदी, और वो यहाँ कहीं आके मिलती है। इस जगह को आप कहते हो रुद्र प्रयाग। तो 4 प्रयाग हो गए। एक हो जाता है आपका विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग और चौथा रुद्र प्रयाग, और आखिर में आके 5वां आता है आपका देव प्रयाग। तो आप कहो कि अलकनंदा नदी की कितनी सहायक नदियां हो गई? 4 नदियां हो गई। कौन कौन सी? एक होती है धौली गंगा, एक नंदाकिनी, एक पिंडार नदी
और एक मंदाकिनी। तो उद्गम स्थल आपको समझ में आया कि गंगा नदी के बनने में किन किन का हाथ होता है। ठीक है, अब हम आगे चल सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहां से मैं देवप्रयाग से शुरू कर रहा हूं डायरेक्टली कहानी, क्योंकि देवप्रयाग से पहले तो अलकनंदा भागीरथी हो जाती है। तो देवप्रयाग से गंगा बहना शुरू करती है और हम राज्यों के हिसाब से एक लंबी सी रेखा बना सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये उत्तराखंड के अंदर है, तो देवप्रयाग के बाद आता है आपका हरिद्वार। हरिद्वार के बाद आपका उत्तराखंड खत्म हो जाता है और उत्तर प्रदेश की शुरुआत हो जाती है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आता है आपका कन्नौज, इसके बाद प्रयागराज, फिर गाजीपुर। यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश खत्म हो जाता है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार शुरू होता है। बिहार में सबसे पहले आता है आपका छपरा, फिर आता है आपका पटना, फिर आता है आपका सोनपुर, फिर आता है आपका कुर्सेला। यहाँ आपका बिहार खत्म और पश्चिम बंगाल शुरू, और पश्चिम बंगाल में ये आ जाता है आपका फरक्का बेराज। और इसके बाद एक लाइन कटती है हुगली की तरफ, मतलब एक बार नदी जाती है हुगली की तरफ और एक नदी जाती है आपकी बांग्लादेश की तरफ। ठीक है, तो ये सीधा सीधा मैप हो जाता है आपका। यहाँ पे हरिद्वार तक आपका उत्तराखंड चल रहा है, इसके बाद कन्नौज हो गया, प्रयागराज हो गया, गाजीपुर हो गया, ये उत्तर प्रदेश है। इसके बाद छपरा, पटना, सोनपुर, कुर्सेला, ये आपका बिहार। आखिर में फरक्का बैराज और हुगली आपका पश्चिम बंगाल हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, पूरा रास्ता है गंगा नदी का। अब इसके बीच में इससे कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं वो मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। शुरुआत करते हैं हरिद्वार से। देखो, हरिद्वार पे कोई नदी तो इससे नहीं मिलती है, गंगा सीधे सीधे बहती हुई चलती है, लेकिन हरिद्वार थोड़ा सा मैदानी एरिया हो जाता है। इससे पहले का जो एरिया है वो सारा का सारा पहाड़ी एरिया है। अगर आप गौर से देखेंगे, ये बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, ये सारे के सारे पहाड़ी एरियाज हैं। पहाड़ी एरिया के बाद सबसे पहला जो मैदानी एरिया होता है वो हरिद्वार ही होता है। हरिद्वार से जब ये आगे बढ़ती है तो ये कन्नौज पहुंचती है, और कन्नौज में इससे पहली नदी मिलती है जिसको आप राम गंगा के नाम से जानते हो। राम गंगा नदी गंगा की पहली सहायक नदी है। तो पूछा जाता है कि गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है और वो कहाँ जाके मिलती है, तो आप लिखेंगे राम गंगा नदी है और कन्नौज में जाकर के मिलती है। एक एक चीज लिखते हुए चलना, बहुत मजेदार है ये। ठीक है, इसके बाद जब ये आगे बढ़ती है नदी तो ये पहुंचती है प्रयागराज। अब प्रयागराज तो आपको पता है संगम के नाम से फेमस है। यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, जमुना, सरस्वती। लेकिन सरस्वती अब दिखाई नहीं देती है क्योंकि वो उसका सिर्फ रास्ता बचा है, तो यहाँ पे सिर्फ गंगा और जमुना पे हम लोग ध्यान दे सकते हैं। प्रयागराज में यमुना आती है जो कि सीधा यमुनोत्री से निकलती हुई आती है। यमुनोत्री से ये चलेगी चलेगी और सीधा प्रयागराज में आके मिलेगी। तो आप कह सकते हो कि यमुना नदी जो है वो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, क्योंकि ये बहुत लंबा रास्ता तय करके आती है। अच्छा, ये जो यमुना नदी है इसकी भी 3 सहायक नदियां हैं, मतलब इसमें भी 3 नदियां आकर के जुड़ती हैं। एक है चंबल नदी जो कि एमपी की बहुत फेमस नदी है, इसके बारे में आपने सुना होगा। एक है बेतवा जो कि विंध्या पर्वत से निकलती है, जो भी एमपी के अंदर है, विंध्याचल पर्वत। और एक है आपकी केन नदी जो कि कैमूर पहाड़ियों से निकलती है, ये भी एमपी के अंदर है। तो तीनों सहायक नदियां जो है वो एमपी से आकर के जुड़ती हैं यमुना के अंदर, और वो कहाँ जाकर के मिलती है, प्रयागराज के अंदर जाके मिलती है। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल चल रहा है मामला, मजा भी बहुत आ रहा है। आगे चलते हैं। प्रयागराज के बाद ये नदी पहुंचती है गाजीपुर, और गाजीपुर में इसे एक नदी और मिलती है जिसको आप कहते हो गोमती नदी। ये जो गोमती नदी है इसको आप लखनऊ से याद रख सकते हो, क्योंकि लखनऊ इसी के किनारे बसा हुआ है, और ये निकलती है पीलीभीत उत्तर प्रदेश से। पीलीभीत का नाम आप याद रखना कि यहां से निकलती है गोमती नदी जो सीधे गाजीपुर में मिलती है गंगा से आके। अब गाजीपुर के साथ ही उत्तर प्रदेश का सफर खत्म और यहाँ पे बिहार का सफर शुरू हो जाता है। इसके बाद ये नदी पहुंचती है छपरा। अब छपरा पे इससे एक नदी मिलती है जो कि सीधे आती है आपकी नेपाल से। अब यहाँ इस चीज को ध्यान से समझना, नेपाल में 2 नदियां हैं, एक है आपकी काली नदी और एक है कर्णाली नदी। ये दोनों आकर के सेम मिलती हैं एक जगह पे। जब ये भारत पहुंचती हैं तो काली का नाम पड़ जाता है शारदा और कर्णाली का नाम पड़ जाता है घाघरा। फिर से समझ लो, 2 नदियां हैं जो नेपाल से निकल रही हैं, एक है काली एक है कर्णाली। दोनों आके एक पॉइंट में मिलती हैं, और भारत आते ही काली को शारदा के नाम से जाना जाता है और कर्णाली को घाघरा के नाम से जाना जाता है। ये दोनों जब मिल जाती हैं नदियां, तब इसको ओवरऑल घाघरा के नाम से जाना जाता है। ये घाघरा नदी आते आते सीधा छपरा पहुंचती है और छपरा में मिलती है गंगा नदी से आके। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद ये नदी पहुंचती है, मतलब गंगा नदी पहुंचती है पटना में। अब पटना में एक नदी आ रही है इस तरफ से, थोड़ा दक्षिणी भाग से आ रही है, जिसको आप सोन नदी कहते हो, जो सीधे कहां से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। वहां से ये नदी चलती है सोन नदी और पटना में आके गंगा से मिल जाती है। अब देखो, सारी नदी अब तक ऊपर से आ रही थी, इस तरफ से आ रही थी, ये एक स्पेशल नदी है जो यहीं से निकल रही है और यहीं पे आकर के मिल रही है।
तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, पटना के बाद ये नदी आगे बढ़ती है गंगा और पहुंचती है सोनपुर। लेकिन सोनपुर में एक नदी और आती है जो सीधे नेपाल से चलती हुई आ रही है, जिसको आप कहते हो गंडक नदी। अब इसे गंडकी नदी भी कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये नेपाल की प्रमुख नदियों में से एक है जो आकर के मिलती है आपके सोनपुर के अंदर। सोनपुर से ये चलती है कुर्सेला की तरफ, और कुर्सेला में एक और नदी आती है जो कि नेपाल से निकल रही होती है, जिसको आप कहते हो कोसी नदी। अब कोसी का नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, ये बात मैं जानता हूँ। कोसी नदी कहाँ आके मिलती है? कुर्सेला पे निकलती है। लेकिन कोसी नदी इसलिए बदनाम है क्योंकि ये अपना रास्ता बार बार चेंज करती है और इसकी वजह से बार बार बाढ़ भी आ सकती है। ठीक है, आपने सुना होगा कि एक बार फिर से कोसी की वजह से बिहार डूब गया। तो इस नदी का जो रास्ता है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये कुर्सेला में आकर के मिल ही जाती है गंगा से आके। अब यहाँ पे कुर्सेला आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आपका बिहार खत्म हो जाता है। इसके बाद ये नदी पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ती है और पहुंचती है फरक्का बैराज, जहां पे इससे एक नदी और मिलती है जो कि यहाँ से दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती हुई आती है, जिसको महानदी के नाम से जाना जाता है। और ये कह सकते हो आप कि ये गंगा नदी की आखिरी सहायक नदी है जो फरक्का बैराज में मिलती है। और यहाँ से गंगा जो है पूरी तरह पूर्ण हो जाती है। और ये गंगा फिर आगे बढ़ती है पश्चिम बंगाल की तरफ, जहाँ पे हुगली की तरफ एक रास्ता जा रहा है, और ज़्यादातर हिस्सा कहाँ जाता है इसका? बांग्लादेश की तरफ। अच्छा, जब ये पश्चिम बंगाल में जाती है तो यहाँ पे इसको गंगा की जगह हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, और हुगली नदी के किनारे ही आपका कलकत्ता भी बसा हुआ है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, एक रास्ता मैं आपको और बता देता हूँ कि जब ये बांग्लादेश जाती है तो अब इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। इधर से आती है जमुना नाम की नदी। ये जमुना और कोई नहीं है, ये जमुना ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। और बांग्लादेश में एक नदी और है जिसको मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। जब ये तीनों मिल जाती हैं तो ओवरऑल इसे मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, पद्मा, जमुना और मेघना को मिला के मेघना बनती है, जो सीधे समंदर की तरफ जाती है और एक डेल्टा बनाते हुए जाती है, जिसको आप कहते हो सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब आप कहेंगे कि ये डेल्टा क्या होता है? तो देखो, एक सिंपल सी बात समझो कि जब भी कोई नदी कहीं से भी निकलती है, मान लो किसी पहाड़ से निकल रही है, तब उसका वेग बहुत ज़्यादा होता है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो स्पीड के साथ वो बहुत सारी मिट्टी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक साथ बहाती हुई लेके आती है। लेकिन जब वो मैदानी एरिया में पहुंच जाती है, समंदर के पास पहुंच जाती है, तब उसका वेग कम हो जाता है, स्पीड कम हो जाती है। लेकिन साथ में मिट्टी तो बह ही रही है, तो मिट्टी जो है वो भारी होती जाती है। तब इस किनारे पे क्या होता है ना, समंदर के किनारे पे ये जो नदियां हैं इनकी स्पीड बहुत कम हो जाती है और मिट्टी रुक जाती है। तो ऐसे में नदी क्या होती है कि मिट्टी को तो छोड़ देती है और अलग अलग रास्ते बना के निकल जाती है। आप देख सकते हैं ये जो ट्रायंगल बने हुए हैं, इसी को आप डेल्टा कहते हो। ये पानी इस तरीके से निकल जाता है नदियों का, बट रही है नदी, आप देख रहे हो, ये फिर जाके समंदर में मिलती है और इस पूरी जगह को आप डेल्टा कहते हो। ये जो मिट्टी के बने हुए टीले, ये जो ट्रायंगल टीले हैं, इनको डेल्टा कहते हो। और सुंदरवन डेल्टा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो दोस्तों, ये हो जाता है गंगा नदी का पूरा प्रवाह मार्ग। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंधु प्रवाह मार्ग के बारे में बताऊंगा, यानी कि सिंधु नदी का जो रास्ता है वो कहां से निकल के कहां तक जाता है, इसका उद्गम कहां से होता है, ये भारत में प्रवेश कैसे करती है, कहां कहां से गुजरती है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, और आखिर में ये नदी जाती कहां है, ये सारी चीजें आज हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए, इस प्रवाह मार्ग को समझने से पहले सबसे पहले आप कुछ बातें जान लीजिए सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी को ही इंग्लिश में इंडस रिवर कहा जाता है और इसके आसपास की जितने भी लोग बसे हैं, सभ्यताएं बसी हैं, उसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। इसका मतलब भारत का जो पूर्व नाम है वो सिंधु से जुड़ा हुआ है और इसी को विदेशियों ने आके इंडस कहा था और इंडस से ही निकला है इंडिया। तो कहीं ना कहीं ये नदी हमारी पहचान से जुड़ी हुई है, तो यहीं पे इसका महत्व बढ़ जाता है। बात करें इसकी लंबाई की तो इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत की भूमि पर यह सिर्फ 1114 किलोमीटर तक ही बहती है। मतलब इसका 1114 किलोमीटर का एरिया है जो भारत की भूमि पर बहता है, बाकी वैसे इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। अब ये इतनी लंबी नदी है, इसीलिए ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक मानी जाती है। मैं आपको बता दूं कि सिंधु नदी का जो कुल क्षेत्र है वो 11,65,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, तो ये बहुत बड़ी घाटी है। ठीक है, अब हम नक्शे से समझने की कोशिश करते हैं कि इसका उद्गम स्थल क्या है। तो देखो, ये नक्शा आपके सामने है। इस नक्शे में आपको लद्दाख नजर आएगा, जम्मू कश्मीर नजर आएगा, अक्साई चीन नजर आएगा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको पीओके आप कहते हो वो नजर आएगा, बाकी का पाकिस्तान नजर आएगा और इधर साइड में तिब्बत नजर आएगा। तिब्बत आज की तारीख में चाइना का भाग है।
इस तिब्बत के अंदर ही एक पर्वत है कैलाश मानसरोवर, और उसी के पास एक झील है जिसको कहते हैं मानसरोवर झील। इस मानसरोवर झील के पास कुछ एक पहाड़ियां हैं। उन पहाड़ियों में से एक जलधारा बाहर निकलती है जिसका नाम है सिनका बाब जलधारा। इस चीज का नाम आप याद रखना, सिनका बाब जलधारा। और इसी जलधारा से सिंधु की शुरुआत होती है, मतलब इन्हीं पहाड़ियों से सिंधु बहना शुरू करती है, तो वो मानसरोवर लेक को पार करती हुई आगे बढ़ती है। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा हो जाता है? सिनका बाब जलधारा कैलाश मानसरोवर के पास, या फिर मानसरोवर झील के पास। ठीक है, ये नदी यहाँ से बहना शुरू करती है, धीरे धीरे करके ये तिब्बत को पार करती है, और जब ये इंडिया में एंटर करती है तो इंडिया में सबसे पहले ये लेह जिले के अंदर एंटर करती है। मैं आपको बता दूं कि टोटल लद्दाख आपको नजर आ रहा है, लद्दाख के अंदर सिर्फ 2 ही जिले हैं, एक आपका कारगिल है और दूसरा है लेह। तो सबसे पहले सिंधु नदी लेह के अंदर प्रवेश करती है और इस तरीके से आगे बढ़ती हुई जाती है। अच्छा, ये जो आपकी कैलाश मानसरोवर झील है, इसी के पास से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है सतलुज। अब इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। सतलुज धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है और वो भी इंडिया के अंदर ही एंटर करती है, और ये आगे जाके सिंधु नदी से मिल जाती है। तो आप ये कह सकते हो कि सतलुज नदी जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो सिंधु प्रवाह मार्ग के अंदर 2 नदियां बाहर से शुरू होती हैं, मतलब चाइना से शुरू होती हैं, तिब्बत से शुरू होती हैं। एक तो खुद सिंधु नदी और दूसरी सतलज नदी। इस सिंधु नदी के ऊपरी भाग में लेह होता है और दक्षिणी भाग के अंदर करगिल होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा शहर है जो सिंधु के रास्ते में आता है, तो आप लेह कह सकते हो और करगिल कह सकते हो। अब यहाँ 4 ऐसी नदियां हैं जो भारत से निकलती हैं और सिंधु नदी में जाके मिलती हैं। अब हम उसका एक एक करके क्रम देखते हैं। सबसे पहले आती है झेलम नदी। झेलम नदी जो है वो जम्मू कश्मीर से निकलती है। जम्मू कश्मीर के अंदर एक ज़िला है अनंतनाग नाम का, उस ज़िले के अंदर वेरीनाग नाम का एक झरना है, वहाँ से निकलती है आपकी झेलम नदी। ये जो झेलम नदी है, इसी के किनारे एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है श्रीनगर। तो श्रीनगर के नाम से क्वेश्चन बन जाता है, या फिर नदी के नाम से क्वेश्चन बन जाता है कि झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर है, या फिर श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये हो जाती है पहली नदी सिंधु के बाद। इसके बाद दूसरी नदी आती है चिनाब नाम की। ठीक है, चिनाब नदी जो है आपकी हिमाचल प्रदेश से शुरू होती है। वहाँ पे 2 ज़िले हैं, एक है लाहौल और एक है स्पीति। इन दोनों ज़िलों के ऊपरी हिस्से से ये नदी शुरू होती है। वहाँ पे एक बारालाचा नाम का एक दर्रा है, वहाँ से ये नदी शुरू होती है। देखिए, दर्रे या फिर पहाड़ों का मतलब तो आपको पता है, तो उन पहाड़ों से इसकी शुरुआत होती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में चिनाब को चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे 2 नदियाँ हैं, एक है चंद्र नदी और एक है भागा नदी। ये दोनों आपस में आके मिलती हैं बारालाचा पर, और वहाँ इन दोनों के मिलने से चिनाब नदी शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे उसे चंद्रभागा कहा जाता है, भाई मिली हुई नदी है, और यहाँ पे इसे चिनाब कहा जाता है। तो आपको चिनाब याद रखना है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, लाहौल और स्पीति जिला। इसके बाद तीसरी नदी होती है रावी नदी। रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, वो कांगड़ा जिले से निकलती है, जहाँ पे रोहतांग दर्रा है। जैसे ऊपर बारालाचा दर्रा था, वैसे यहाँ पे रोहतांग दर्रा है, और यहाँ से निकलती है आपकी रावी नदी। इस नदी से एक सवाल और बनता है कि रावी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो आप लिखेंगे लाहौर शहर। लाहौर शहर फिलहाल पाकिस्तानी पंजाब के अंदर है, तो आपसे पूछ लिया जाता है ये चीज़। ये हो जाती है आपकी तीसरी सहायक नदी। इसके बाद आती है आपकी ब्यास नदी, जो कि निकलती है हिमाचल प्रदेश से। वो भी निकलती है आपके रोहतांग दर्रे से ही निकलती है। लेकिन ब्यास नदी की खास बात यह है कि ये आगे जाके सतलज के अंदर मिल जाती है, और जहाँ पे ये सतलज से मिलती है उसको हरिके क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, या फिर हरिके संगम के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जहाँ पे व्यास और सतलज नदी मिलते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? हरिके क्षेत्र। और वहीं पे है इंडिया की सबसे लंबी कैनाल, जिसको हम इंदिरा गांधी कैनाल के नाम से जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये 650 किलोमीटर लंबी है, और इसकी मदद से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों को पानी भी दिया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी योजना थी, इसके बारे में ज़रूर पूछ लिया जाता है। और इसके अलावा सतलुज के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वो तिब्बत से शुरू होती है, मानसरोवर झील के पास से। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सतलुज के ऊपर एक डैम बना हुआ है, एक बांध बना हुआ है, जिसका नाम है भाखड़ा नागल डैम। पूछ लिया जाता है। तो सिंधु नदी के बाद की जो 5 नदियां हैं उनका क्रम ये है: झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इसमें से सतलज ही है जो इंडिया के बाहर से आ रही है, बाकी खुद सिंधु भी इंडिया के बाहर से आ रही है। तो ये क्रम आपको याद रखना है, इस क्रम से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे कुछ एक ज़रूरी बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए
कि जो आपकी चिनाब नदी है, आप एक चीज़ देखेंगे कि चिनाब नदी में चारों नदियां आपस में मिल रही हैं आके, और लास्ट में चिनाब नदी जो है सिंधु नदी में मिल जाती है। तो आप ये कह सकते हो कि चिनाब नदी जो है वो सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है, इसको ज़रूर लिख लेना कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो आप लिखेंगे चिनाब नदी है। ठीक है। और टोटल मिलाकर के ये जो सिंधु नदी है जाकर के अरब सागर में गिरती है। तो इसका उद्गम तिब्बत में होता है और ये ख़त्म कहाँ जाके होती है, अरब सागर में होती है, वहाँ चली जाती है। कुल मिला के ये 3 देशों से होकर गुजरती है। सबसे पहले चीन, उसके बाद भारत और फिर पाकिस्तान। इसके अलावा 1960 में सिंधु जल समझौता भी हुआ था, जो कि सिंधु और बाकी बची 5 नदियों के पानी के लिए था, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था कि इन 6 नदी के पानी का किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान दोनों शामिल थे और उन्होंने दस्तखत किए थे। इसके मुताबिक जो 3 नदियां ऊपर की हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, उनका 80% तक पानी जो है पाकिस्तान के पास जाएगा, और जो बाकी 3 नदियां हैं, रावी, व्यास और सतलज, उसका 80% तक पानी जो है वो भारत के पास आएगा। तो दोस्तों ये हो जाता है सिंधु प्रवाह मार्ग। आई होप आपको समझ में आया होगा, कि आपको सारी जगहें भी समझ में आई होंगी और किस तरीके से कौन सी नदी कहाँ निकल के कहाँ जा रही है, ये बात भी आपको समझ में आई होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दक्षिण एशिया या मध्य एशिया या फिर उत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र नदी के मार्ग के बारे में, कि इसका प्रवाह मार्ग क्या है। जैसा कि आपको पता है कि हम गंगा प्रवाह मार्ग और सिंधु प्रवाह मार्ग तो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम ये देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से बहती हुई जाती है, कहाँ तक इसका अंत होता है और कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम मैप की मदद से कंप्लीट करेंगे, और आपका काम हमेशा की तरह यही है कि नोट्स बनाते हुए चलना है और वीडियो को लास्ट तक फॉलो करना है। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो अगर ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम स्थल की बात की जाए तो आपको पता है कि ये तिब्बत है। तिब्बत में एक झील है मानसरोवर झील नाम की, ठीक है। इसके पास एक जिला है जिसका नाम है पुरंग जिला। इस पुरंग जिले में एक चेमा युंगडुंग, ध्यान से सुनिए, चेमा युंगडुंग नाम का एक ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर से ही शुरुआत होती है ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह की। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो आप लिखेंगे तिब्बत में एक जिला है पुरंग जिला, जो मानसरोवर झील के पास है। वहां पे एक ग्लेशियर है चेमा युंगडुंग नाम का, उसी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र की शुरुआत होती है। इसका उद्गम स्थल सिंधु और सतलज नदी के पास का ही है। आपको पता है सतलज नदी भी यहीं से पास से निकलती है, सिंधु भी यहीं से पास से ही निकलती है। सिनकाबाब जलधारा से शुरू होती है सिंधु, ये मैंने आपको बताया था सिंधु वाली वीडियो के अंदर, सिंधु नदी वाली वीडियो में। तो कुल मिलाकर 3 नदियां हैं जो तिब्बत से चलती हैं, एक सिंधु, एक सतलज, एक ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र यहां से चलती है और ये उत्तरी भारत की तरफ ना जाके उत्तर पूर्वी भारत की तरफ चल पड़ती है, यानी कि कुछ इस तरीके से ये आगे चल पड़ती है। जब ये यहां पहुंचती है तो यहां पे नामचा बरवा नाम की एक पर्वत श्रृंखला है, जिससे टकरा के या फिर जिसके पास से घूम के ये नदी भारत के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो भारत में कौन से राज्य के अंदर सबसे पहले प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये असम में जाती है और असम से होते हुए बांग्लादेश चली जाती है, और बांग्लादेश से गुजर के ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो इसका उद्गम स्थल जो है वो तिब्बत है, और जो इसका एंड है, मतलब अंत है, वो इसकी बंगाल की खाड़ी है। तो ये एक तरीके का नक्शा हो जाता है या फिर एक तरीके का प्रवाह मार्ग हो जाता है ब्रह्मपुत्र का। अब देखो, ये जो ब्रह्मपुत्र तिब्बत से चली है और बंगाल की खाड़ी तक गई है, तो इसकी टोटल लंबाई तकरीबन 2900 किलोमीटर की है, यानी कि बहुत बड़ी नदी है ये, गंगा से भी बड़ी है। लेकिन भारत की जमीन पर यह सिर्फ 916 किलोमीटर तक ही बहती है, इसीलिए इसे भारत की सबसे लंबी नदी नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है या गंगा है। तो देखो, भारत की भूमि पे जो बह रही है सबसे लंबी नदी वो गंगा है, बाकी भारत पे सिर्फ 916 किलोमीटर तक बहती है ब्रह्मपुत्र। अब इसके बारे में एक विशेष बात यह है कि ये नदी जहां जहां से गुजरती है वहां वहां इसका नाम बदल जाता है। जैसे कि बात करें तिब्बत की, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो या फिर सांपो के नाम से जाना जाता है। याद रखना, सांगपो या फिर सांपो के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बाकी चीन के अंदर इसे यारलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है। देखो, मिलते जुलते शब्द हैं, सांगपो और जांगबो, आगे यारलुंग भी लगा हुआ है, तो ये चीज़ याद रखना, थोड़ा नाम टेढ़ा है, यारलुंग जांगबो। वहीं जब ये अरुणाचल प्रदेश आती है तो इसे दिहांग नदी कहा जाता है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है,
और बांग्लादेश जब ये पहुंचती है तब इसे जमुना कहा जाता है। तो एक ही नदी के बहुत सारे नाम हैं अलग अलग जगह पे, तो ये चीज आप याद रखना, किसी भी नाम से आपसे पूछ लिया जाएगा। अच्छा, दूसरी खास बात जो ब्रह्मपुत्र नदी की है वो ये है कि ये सबसे चौड़ी नदी है भारत के अंदर। ये नदी इतनी चौड़ी है कि इसके बीच में द्वीप बने हुए हैं। आपने सुना होगा कि समुद्र है, समुद्र के ऊपर टापू होते हैं, द्वीप होते हैं, बहुत से छोटे बड़े होते हैं, लेकिन आपने नदी द्वीप का नाम सुना है? नदी द्वीप भी इस नदी के अंदर बने हुए हैं। असम के अंदर एक द्वीप है जिसको माजोली द्वीप के नाम से जाना जाता है, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और मज़े की बात यह है कि उसको ज़िला घोषित कर दिया गया है, एक नदी द्वीप को ज़िला बना दिया गया है। वहीं अगर बात करोगे दुनिया के सबसे छोटे नदी द्वीप की, तो वो भी इसी के अंदर है, यानी कि असम के अंदर इसी नदी पे बना हुआ है, जिसका नाम है उमानंद, उमानंद नदी द्वीप। तो उमानंद और माजोली अपने आप पे बहुत ज़रूरी नाम है, बहुत ज़रूरी नदी द्वीप है, इनके ऊपर सवाल ज़रूर बनेगा, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब इसके बाद आखिर में हम बात कर लेते हैं उन सहायक नदियों की जो ब्रह्मपुत्र में जाके मिलती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8 बहुत ज़रूरी सहायक नदियां हैं जो सीधे ब्रह्मपुत्र के अंदर मिलती हैं, उनका नाम आपको याद रखना है। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शुरुआत करते हैं सबसे ऊपरी नदी से, जो कि दिबांग नदी के नाम से जानी जाती है। दिबांग याद रखना, दिबांग नदी दिबांग घाटी से निकलती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। वहाँ पे एक केया दर्रा है, केया दर्रा नाम की एक जगह है, मतलब कुल मिला के दर्रे हैं, पहाड़ हैं, वहीं से दिबांग नदी निकलती है और आके सीधे इस नदी में मिल जाती है। दूसरी है लोहित नदी, जो कि तिब्बत से होती हुई आती है और भारत के अंदर 200 किलोमीटर तक बहती है। इस नदी को खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है, वो इसलिए क्योंकि ये लाल मिट्टी के ऊपर बहती है, और दूसरा ये है कि ये अशांत प्रवाह के साथ बहती है, मतलब काफ़ी तेज बहती हुई आती है और सीधे ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, इसीलिए इसको खूनी नदी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी धनसिरी नदी और नीचे आती है आपकी कौपिली नदी। तो ये जो आपके लेफ्ट साइड की हैं 4 इंपॉर्टेंट नदियां हैं, दिबांग नदी, लोहित नदी, धनसिरी नदी और कोपिली नदी। वहीं इस तरफ भी 4 नदियां हैं इंपॉर्टेंट सी। सबसे पहली तो है आपकी तीस्ता नदी। तीस्ता नदी का नाम आपने सुना होगा, ये इस तरीके से चलती हुई आती है और यहाँ आके मिलती है। इसके बाद ऊपर है संकोश नदी, फिर आती है मानस नदी और फिर आती है सुबनसिरी नदी। ये 4 इंपॉर्टेंट नदियां हैं इस तरफ वाली। तो आपको दोनों तरफ की चारों इंपॉर्टेंट नदियां याद रखनी है। कौन कौन सी हो गई? दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपिली। इधर से संकोश, मानस और सुबनसिरी। तो इस तरीके से आपकी सहायक नदियां पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों ये हो जाता है ब्रह्मपुत्र का एक पूरा मार्ग। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको गोदावरी प्रवाह मार्ग के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपको याद होगा कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको गंगा नदी प्रवाह मार्ग, ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाह मार्ग और साथ ही सिंधु नदी प्रवाह मार्ग के बारे में बताया था। अब आज की इस वीडियो से मैं प्रायद्वीपीय नदियों को शुरू करने वाला हूं, और प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो गोदावरी नदी ही है, क्योंकि इसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि ये कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, गोदावरी नदी जो है वो भारत में गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि इसकी लंबाई तकरीबन 1465 किलोमीटर है। मैं आपको बता दूं कि इसका जो उद्गम है वो महाराष्ट्र से शुरू होता है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर नाम की एक जगह है जहाँ पे ब्रह्मगिरी पर्वत है, वहां से इसकी शुरुआत होती है। ये जो त्र्यंबकेश्वर है यहीं पे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, आपको पता होगा इसके बारे में। तो यहीं से इसकी शुरुआत होती है। अगर प्रवाह की बात करें तो गोदावरी नदी मुख्यतः 4 राज्यों से होकर गुजरती है। एक तो महाराष्ट्र जहाँ से इसकी शुरुआत होती है, थोड़ा सा ये छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरती है, बहुत हल्का सा सीमा से गुजरती है, फिर ये तेलंगाना जाती है, आंध्र प्रदेश जाती है और आंध्र प्रदेश से ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। इस नदी के तट पर बहुत से महत्वपूर्ण शहर बसे हुए हैं, जैसे कि नासिक, नागपुर, औरंगाबाद, नांदेड़, बालघाट और राजमुंद्री। तो अपने आप में एक बहुत ही ज़रूरी नदी हो जाती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा दक्षिण भारत का एरिया है उसमें ज़्यादातर जो पानी है वो इसी की तरफ बहना शुरू करता है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो एरिया है वो थोड़ा सा इस पूर्वी घाट की तरफ झुका हुआ है, तो ज़्यादातर पानी जो है वो पूर्वी घाट की तरफ ही जाता है। तो इसी वजह से कई सारी नदियां जो है गोदावरी की तरफ आती हैं और गोदावरी में आके मिलती हैं। तो कौन कौन सी हैं गोदावरी नदी की सहायक नदियां और कहाँ कहाँ मिलती हैं, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, त्र्यंबकेश्वर से ये चलना शुरू करती है और ये महाराष्ट्र को पार करके तेलंगाना,
और फिर आंध्र प्रदेश जाती है और यहाँ कहीं बंगाल की खाड़ी में मिलती है। त्र्यंबकेश्वर से 65 किलोमीटर दूर नासिक में इससे आके एक नदी मिलती है जो कि है दारना नदी, जो कि आपके दाएं तरफ से आती है। ये जो नदी है ये कलसबाई चोटी के आसपास से निकलती है और गोदावरी नदी के अंदर जाके नासिक में मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद थोड़ी दूरी पे एक और नदी निकलती है जिसको प्रावरा नदी के नाम से जाना जाता है। ये नदी थोड़ा आगे जाके प्रावरा संगम पे मिलती है, लेकिन ये नदी अकेले नहीं आती है, इसके साथ एक और नदी आती है जिसका नाम है मूला नदी। तो मूला और प्रावरा आपस में मिलती है और प्रावरा संगम में जाके मिल जाती है। तो ये दूसरी दाएं तरफ की नदी है। इसके बाद एक बड़ी नदी आती है जिसका नाम है पूर्णा नदी, जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से चलती है और परभणी जिले में आके गोदावरी नदी से मिल जाती है। तो ये बाएं तरफ से आने वाली पहली नदी होती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी होती है पूर्णा नदी। ठीक है, तो पहली है दारना, उसके बाद है प्रावरा और उसके बाद है पूर्णा। ठीक है, पूर्णा के बाद थोड़ा आगे चल के इससे मिलती है मंजीरा नदी, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में बालाघाट की पहाड़ियों से निकलती है और वो कुछ इस तरीके से चलते हुए आती है और आपके तेलंगाना में आके निज़ामाबाद के पास गोदावरी नदी से मिल जाती है। मैं आपको बता दूं कि मंजीरा नदी जो है वो गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, पूछी जाती है। ये समझ लो कि दाएं तरफ की सबसे इंपॉर्टेंट नदी मंजीरा नदी ही है। ठीक है, तो मंजीरा नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से, और मिलती कहाँ पे है? तेलंगाना के अंदर। ठीक है, इसके बाद तीन नदियों का एक संगम होता है जो गोदावरी में आके मिलता है। एक है गंगा जो कि औरंगाबाद की पहाड़ियों से आती है, एक है वर्धा नदी जो कि मध्य प्रदेश से आती है, मध्य प्रदेश के ज़िलों से आती है। तो ये दोनों आपस में आकर के मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद ये मिलके वेनगंगा से मिलती है। वेनगंगा जो है वो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से आती है, महादेव पहाड़ियों से निकलती है। तो वेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा तीनों आकर के मिल जाती हैं महाराष्ट्र और तेलंगाना की सीमा पे। ये तीनों मिलके एक नदी बनाती हैं जिसका नाम है प्राणहिता नदी। इसका नाम आपने सुना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है। प्राणहिता नदी जो है वो तेलंगाना के कालेश्वरम में आकर के गोदावरी नदी से मिल जाती है। चलिए फिर से समझ लेते हैं। पहले पेनगंगा निकलती है और फिर वर्धा निकलती है, दोनों आपस में मिल जाती हैं। फिर ये आगे चल के वेनगंगा से मिलती हैं और प्राणहिता नदी बनाती हैं। ये प्राणहिता नदी जो है वो तेलंगाना के कालेश्वरम में जाके गोदावरी से मिल जाती है। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट तीन नदियों का संगम है जो मिलता है गोदावरी से। तो इस चीज़ को आपको याद रखना। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी एक बात पूरी हो जाती है। इससे थोड़ा आप आगे जाओगे तो यहीं से ऊपर की तरफ से बाएं तरफ से ही इंद्रावती नदी आती है। इंद्रावती नदी ओडिशा के कालाहांडी जिले से निकलती है और ये भी जाके आपके गोदावरी नदी में मिलती है। कहाँ जाके मिलती है? छत्तीसगढ़ के अंदर, बीजापुर जिले के अंदर भद्रकाली में, क्योंकि काफ़ी मशहूर है, आपने सुना होगा इसका नाम। तो ओडिशा से निकलेगी और छत्तीसगढ़ में आकर के मिलेगी। इसके बाद एक आखिरी नदी जो होती है ऊपर की तरफ से आती है वो है साबरी नदी, जो कि उड़ीसा के पूर्वी घाट से निकलती है और कहाँ जाके मिलती है? आंध्र प्रदेश के अंदर मिलती है, कुनरवरम के अंदर मिलती है। ठीक है, तो ये साबरी नदी जो है ये एक तरीके से फाइनल नदी, सहायक नदी है जो इससे आके मिलती है। यहाँ तक आते आते गोदावरी नदी का जो धारा होती है, प्रवाह होता है, वो काफ़ी कम हो जाता है और दो धाराओं के अंदर बढ़ जाती है। एक है गौतमी गोदावरी और एक है वशिष्ठ गोदावरी, और आखिर में जाके ये जो नदी है ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो इस तरीके से ये जो दक्षिण भारत की गंगा है ये अपना सफ़र तय करती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा रास्ता समझ में आया होगा, पूरा नक्शा समझ में आया होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको नर्मदा प्रवाह मार्ग के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है नर्मदा नदी। वो इसलिए क्योंकि ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा या लाइफलाइन भी कही जाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो सिंचाई व्यवस्था है वो काफ़ी हद तक नर्मदा पर डिपेंड करती है। तो ये नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत के रूप में एक सीमा का काम करने वाली नदी है ये। तो यहीं से इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको समझने की कोशिश आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं। तो आपका काम हमेशा की तरह नोट्स बनाते हुए चलना है और हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं इसके नाम के ऊपर, क्योंकि नर्मदा के बहुत से नाम हैं। नर्मदा को कई जगहों पर रेवा नदी के नाम से जाना जाता है, कई लोग इसको नर्मदा के नाम से जानते हैं, कई निर्बुद्धा के नाम से जानते हैं, सोमप्रभवा भी एक नाम है, रजनी भी एक नाम है, और बालू वाहिनी भी एक इम्पॉर्टेंट नाम है। वो इसलिए क्योंकि इसमें से काफ़ी सारा बालू जो है वो बहता है। आपको पता है मध्य प्रदेश बालू के लिए काफ़ी फेमस है। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो बालू का प्रवाह है वो इस नदी की मदद से होता है।
तो बालू वाहिनी एक ज़रूरी नाम हो जाता है। अब बात करें इसके बहाव की, तो बहाव के मामले में भी ये नदी बहुत स्पेशल है। वो इसलिए क्योंकि ये पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। अब आपको पता होगा कि जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका ज़्यादातर झुकाव किस तरफ है, पूर्वी घाट की तरफ है, और इसलिए ज़्यादातर नदियाँ पूर्वी घाट की तरफ जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। लेकिन ये जो नदी है ये निकलती एक अमरकंटक से, एक पठार से निकलती है, और वहाँ से ये चलना शुरू करती है और ये अरब सागर की तरफ जाती है और आखिर में अरब सागर में ही गिरती है। तो इसीलिए आप ये कहोगे कि अरब सागर में गिरने वाली नदियों में से सबसे लंबी नदी जो है वो नर्मदा नदी ही है। इसके अलावा वैसे माही, साबरमती और ताप्ती भी अरब सागर में गिरती है, लेकिन वो इससे छोटी हैं। इसकी कुल लंबाई तकरीबन 1312 किलोमीटर है और इस लंबाई के साथ ये भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। याद रखना, 1312 किलोमीटर और भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी। अब बात करते हैं इसके उद्गम स्थल की। तो देखो, मध्य प्रदेश में अनूपपुर नाम का एक जिला है। वहां पर विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में कहीं एक संधि होती है जिसे आप अमरकंटक कहते हो, मध्य प्रदेश का अमरकंटक, या छत्तीसगढ़ के पास जो है वहां पे एक नर्मदा कुंड है जहां से इसकी शुरुआत होती है, मतलब वहां से ये बहना शुरू करती है। अब खास बात क्या हुई कि ये विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज के बीच में से बहने वाली नदी है। मतलब एक तरफ विंध्याचल की पर्वत श्रेणी है और एक तरफ सतपुड़ा की है, और इन्हीं वैलीज में से होकर के ये गुजरती है, आगे बढ़ती है। ठीक है, अब ये बहती है तो ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है, एक मध्य प्रदेश, एक महाराष्ट्र और एक गुजरात। गुजरात में जब ये भरूच जिले में पहुंचती है तो वहां से ये खंबात की खाड़ी में गिरती है और पहुंच जाती है अरब सागर के अंदर। तो इसका टोटल रास्ता जो है मैप के अंदर कुछ इस तरीके से है। अब हम सहायक नदियों की और कुछ ज़रूरी फीचर्स की बात करेंगे जो इस नदी के बीच में पड़ते हैं एक एक करके। उन्हें आपको ज़रूर लिख लेना है क्योंकि उसी में से प्रश्न बनते हैं। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, यानी कि नर्मदा कुंड से। यहाँ से ये नदी निकली, कुछ इस तरीके से ये आगे बढ़ी और इस तरीके से पूरा रास्ता कवर करते हुए आगे जा रही है। अब देखो, यहाँ पे अगर आप मैप के अंदर देखोगे तो ये जो सीमा आपको नजर आएगी ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा है, यानी कि कुछ टाइम तक ये जो नदी है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पे बहती है। उसको पार करते ही ये नदी गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पे बहती है, मतलब थोड़ा सा गुजरात है, थोड़ा सा महाराष्ट्र है, तो दोनों की सीमा हो जाती है। इसके बाद ये प्रॉपरली गुजरात में बहती है, ठीक है, और फिर जाती है खंबात की खाड़ी और वहां से अरब सागर। अब जब ये अमरकंटक से निकलती है तो ये काफी ऊंचाई पे होती है, और ऊंचाइयों में सबसे पहले जो इसका जलप्रपात बनता है, यानी कि एक झरना बनता है, उसको आप कपिल धारा जलप्रपात या फिर कपिल धारा झरना कहते हो। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अमरकंटक से चलते ही सबसे पहला झरना जो इसके लिए आता है वो कपिल धारा आता है। ठीक है, इससे थोड़ा आगे जाने पर मंडला जिले के अंदर इससे एक नदी मिलती है जिसको बंजर नदी कहा जाता है, जो बंजारपुर से निकलती है, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर है। ये एक पहली इंपॉर्टेंट नदी है, इसलिए इसका नाम आपको जरूर याद रखना है। बंजर नदी कहाँ जाके मिलती है? मंडला जिले में मिलती है, नर्मदा नदी से। इससे थोड़ा सा आगे चलने पर आपको बरगी बांध मिलेगा जो कि ऑलमोस्ट जबलपुर के अंदर है। इस जगह पे कहीं पे जबलपुर है आपका, तो जबलपुर के थोड़ा सा पहले या फिर जबलपुर के अंदर ही आपको बरगी बांध मिलेगा नर्मदा नदी के ऊपर। काफी इंपॉर्टेंट है। जबलपुर से आप थोड़ा सा आगे जाते हो तो यहाँ पे आपको मिलेंगे मैग्नीशियम और बेसाल्ट के पत्थर, यानी कि ये जो नदी है मैग्नीशियम और बेसाल्ट के पत्थरों से होके गुजरती है। लेकिन एक मिनट, यहाँ से गुजरने से पहले जबलपुर के अंदर ही यहाँ पे एक झरने के रूप में बहती है। कौन सा झरना? धुआंधार झरना। इसका नाम आपने सुना होगा, धुआंधार झरने से ये बहती है। शुरुआत में कपिल धारा था, यहाँ पे धुआंधार झरना है, क्योंकि देखो झरना अगर होगा तभी धारा तेज होगी, धारा तेज होगी तभी कहीं जाकर के ये खंबात की खाड़ी पहुंच पाएगी। तो इसीलिए जबलपुर में झरना मिल गया, और इसके आगे इसको क्या मिलेगा? मैग्नीशियम और बेसाल्ट के पत्थर मिलेंगे जिनके बीच में से ये बहेगी। थोड़ा आगे जाने पर इसको कुछ एक सहायक नदियां मिलती हैं जिनसे कि सवाल ज़्यादा बनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको नाम बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले इससे मिलती है शेर नदी, शेर नदी के बाद शक्कर नदी, ये सब इसी तरफ से आ रही हैं, लेफ्ट साइड से आ रही हैं आप देखोगे तो। इसके बाद इसको मिलती है दूधी नदी, ये भी लेफ्ट साइड से आती है। वहीं ऊपर से एक नदी आती है वरना नदी। इस दूधी के बाद थोड़ा आगे जाने पर इसको तवा नदी मिलती है, और ऊपर से आती है कोलार नदी। तो शेर, शक्कर, दूधी, ऊपर से वरना, इधर से तवा, और वापस ऊपर से कोलार, ये कुछ एक नदियां हैं जो इससे मिलती हैं। ठीक है, थोड़ा आगे जाने पर एक ज़िला आता है खांडवा ज़िला। खांडवा ज़िला के अंदर है इंदिरा सागर बांध। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सवाल कि इंदिरा सागर बांध कौन सी नदी पे बना हुआ है, तो आप लिखेंगे नर्मदा नदी के ऊपर। और इसी खांडवा ज़िले के अंदर थोड़ा आगे बढ़ के एक और बांध है जिसको ओमकारेश्वर बांध के नाम से जाना जाता है।
तो दो जरूरी बांध हो जाते हैं, एक इंदिरा सागर और एक है ओमकारेश्वर। और इस तरीके से ये नदी आगे बढ़ते बढ़ते मध्य प्रदेश को क्लियर करती है। अच्छा, मध्य प्रदेश में टोटल ये 1077 किलोमीटर का सफर तय करती है। मतलब नर्मदा कुंड से शुरू होती है और यहाँ तक इस सीमा तक आके पहुँचती है। ये जो सीमा है और मध्य प्रदेश की सीमा हो जाती है, जो कि 39 किलोमीटर की है। और जैसे ही ये सीमा खत्म होती है तो वापस शुरू हो जाती है गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा, वो है 74 किलोमीटर की। तो मतलब एक सीमा को खत्म करके दूसरी सीमा पे आ जाती है। जब ये 74 किलोमीटर खत्म होती है तो ये प्रॉपरली गुजरात के अंदर बहने लगती है। और जैसे ये गुजरात पहुंचती है तो इसे एक इंपॉर्टेंट बांध मिलता है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। इसका नाम आपने जरूर सुना होगा, काफी जरूरी बांध है। बाकी इसके अलावा गुजरात के अंदर इससे एक और नदी मिलती है जो कि ऊपर की तरफ से आती है, जो कि है हिरन नदी। हिरन नदी जो है, इसका नाम भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद ये पहुंचती है भरूच और भरूच से जाती है खंबात की खाड़ी। इस बीच ये गुजरात की जो टोटल लेंथ है ये 161 किलोमीटर की तय करती है। याद रखना, मध्य प्रदेश की 1077 किलोमीटर और गुजरात में 161 किलोमीटर। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आपका नर्मदा प्रवाह मार्ग पूरा होता है। इसमें मेन जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है, जो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा जो सहायक नदियां हैं उससे उतना प्रश्न बनेगा नहीं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कावेरी प्रवाह मार्ग के बारे में बताऊंगा। दोस्तों कर्नाटक में सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाली नदी है कावेरी नदी, क्योंकि इसका महत्व साइंटिफिक रूप से यानी कि वैज्ञानिक रूप से भी है और साथ ही धार्मिक रूप से भी है। कर्नाटक में ये नदी कावेरी अम्मा के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि सिंचाई और बिजली आपूर्ति के लिए इस नदी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। कावेरी नदी का जो डेल्टा है, जो कि तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के अंदर है, वहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती है। स्पेशली धान और गन्ने की खेती वहाँ पे बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए ये नदी खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। अगर इसके बहाव की बात की जाए तो ये नदी मुख्यतः दो राज्यों से होकर गुजरती है, एक है तमिलनाडु और एक है कर्नाटक। शुरुआत इसकी कर्नाटक से ही होती है और तमिलनाडु होते हुए ये सीधा बंगाल की खाड़ी में जाती है। लेकिन अगर बात करोगे इसके पूरे बेसिन की, पूरे सिस्टम की, तो उसमें पुदुचेरी भी शामिल है और थोड़ा बहुत केरला भी शामिल है। मतलब ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है इसे ही आप कावेरी रिवर सिस्टम कहते हो, क्योंकि आपको पता है कि एक नदी जब बहती है तो उसका सिस्टम कई राज्यों तक फैला हुआ हो सकता है। जैसे कि गोदावरी है, गोदावरी का तो पूरे के पूरे साउथ इंडिया के अंदर फैला हुआ है, इसी तरीके से कावेरी का भी फैला हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नदी पश्चिम से शुरू होकर पूर्व की तरफ जाने वाली नदी है और आखिर में ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बात करते हैं इसके उद्गम स्थल की। इसका जो उद्गम स्थल है वो कर्नाटक के कोडागु जिले के अंदर है, जिसे आप पश्चिमी घाट भी कहते हो। वहाँ पे एक पर्वत की श्रेणी है जिसे आप ब्रह्मगिरी पर्वत श्रेणी कहते हो। उसी के पास एक ताला कावेरी नाम की एक जगह है, वहाँ से कावेरी नदी शुरू होती है, मतलब वहीं से इसका उद्गम होता है। नक्शे में आप इस जगह को ठीक से देख सकते हो। मैं आपको बता दूं कि ये जो स्थान है ये समुद्र तट से तकरीबन 1341 मीटर की ऊंचाई पर है, मतलब 1.3 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके पूरे रास्ते की। इसका जो पूरा रास्ता है कर्नाटक के कुछ इस हिस्से से शुरू होते हुए जाता है और थोड़ी बहुत तमिलनाडु की सीमा को तय करता हुआ ये तमिलनाडु में घुसता है। यहाँ पे तिरुचिरापल्ली है और यहाँ पे इसकी धारा जो है वो थोड़ी सी अलग अलग टूटती भी है और इस तरीके से ये बंगाल की खाड़ी के अंदर मिल जाती है। तो अब इस नदी के ऊपर बनी हुई कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस नदी पे बने हुए इंपॉर्टेंट बांधों के बारे में, यानी कि डैम्स के बारे में। इस नदी पे दो मुख्यतः बांध बने हुए हैं जो काफ़ी ज़रूरी हैं। पहला है कृष्णा सागर डैम, जो कि मैसूर के पास बना हुआ है। मैसूर आपको पता है कर्नाटक के अंदर है, तो इस शहर को आप कह सकते हो कि मैसूर जो है वो कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है और इसी के पास एक बांध बना हुआ है कृष्णा सागर बांध। वहीं अगर आप तमिलनाडु में जाते हो तो तमिलनाडु में एक जिला है सलेम जिला, और उस सलेम जिले के ऊपर ही एक और बांध बना हुआ है जिसका नाम है मैतूर बांध। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस नदी से सिंचाई और बिजली की आपूर्ति पूरी की जाती है, तो ये बांध इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो काफ़ी ज़रूरी दो बांध हो जाते हैं। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट झरने भी हैं जो बहुत ज़रूरी है, जिनके बारे में पूछा जाता है। पहला है शिवना समुद्र झरना, जो कि मैसूर से थोड़ा सा आगे है। ये एक इंपॉर्टेंट झरना है और इसी के पास एक और झरना बना हुआ है जिसका नाम है भारा चुक्की झरना। और इसी क्षेत्र के अंदर एक इंपॉर्टेंट मंदिर भी बना हुआ है जो पूछा जाता है श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल। ये बहुत ज़रूरी है, ये मध्यरंगा रंगनाथ स्वामी टेम्पल है जिसके बारे में पूछा गया है। तो तीन चीज़ें एक ही जगह पे हो जाती हैं, शिवना समुद्र झरना, भारा चुक्की झरना और
मध्यरंगा श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। इसी के थोड़ा आगे चल के एक झरना और है जिसे होगेनकल झरना के नाम से जाना जाता है। देखो, 2 इंपॉर्टेंट झरने हैं, एक शिवना समुद्र झरना, एक होगेनकल झरना। अब मैंने आपको क्या बताया कि शिवना समुद्र झरना के पास एक और झरना है भाराचुक्की। ये आसपास में ही है, समझ लो, बहुत ही पास में है। और उसी के पास एक मंदिर है मध्यरंगा रंगनाथ स्वामी टेम्पल। तो आप 2 झरने याद रख लो, एक शिवना समुद्र झरना और एक होगेनकल झरना। ठीक है, कोई दिक्कत है? 2 बांध हो जाते हैं, एक कृष्णा सागर बांध, एक आपका मैतूर बांध। 2 झरने हो जाते हैं, एक शिवना समुद्र झरना और एक होगेनकल झरना। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है, इस नदी के ऊपर। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट शहरों की। तो 3 इंपॉर्टेंट शहर है। एक तो मैसूर, मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा एक श्रीरंगपट्टनम शहर है जो उसी के पास है, मैसूर के बिल्कुल पास में ही है। और एक है तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली। तो 3 शहर हो जाते हैं, एक श्रीरंगपट्टनम, मैसूर और तिरुचिरापल्ली। 3 शहर, 2 बांध, 2 झरने। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। अब हम लास्ट में बात करते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो कावेरी नदी की तकरीबन 29 सहायक नदियां हैं, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ मेन नदियां याद रखनी है, 29 नहीं याद रखनी है। कुछ हैं जो आपकी इधर से आती हैं लेफ्ट से, और कुछ हैं जो राइट से आती हैं। सबसे पहले ये नीचे की तरफ वाली नदियों की बात करते हैं। तो नीचे की तरफ से आती है सबसे इंपॉर्टेंट नदियों में से एक लक्ष्मण तीर्था या फिर लक्ष्मण तीर्थ नदी, जो कि 180 किलोमीटर लंबी नदी है, जो कि यहाँ पे कृष्णा सागर बांध के पास आके मिलती है। ठीक है, एक नदी उसी के नीचे से आती है जिसको आप कबानी नदी कहते हो। ये भी कृष्णा सागर बांध के पास ही, मतलब थोड़ा सा दूर मिलती है, तो कबानी नदी। उसके नीचे आती है स्वर्णावती नदी, जो कि नीचे से ही निकलती है। उसके नीचे से आती है नोयल नदी। इसके नीचे आती है अमरावती नदी, और अमरावती नदी में एक नदी और मिलती है जिसका नाम है नगंती। तो एक चीज़ समझो, लक्ष्मण तीर्था, कबानी, स्वर्णावती, नोयल, अमरावती, और अमरावती में मिलती है नगंती। कितनी नदियां हो गई? लक्ष्मण तीर्था 1, कबानी 2, स्वर्णावती 3, नोयल 4, अमरावती 5। इसमें भी जो अमरावती है वो कावेरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो नीचे से आने वाली 5 इंपॉर्टेंट नदियां हैं। इसी तरीके से ऊपर से भी कुछ एक नदियां आती हैं, जैसे कि हरंगी नदी। हरंगी नदी बिल्कुल पास में आती है, ज़्यादा लोग आपको उसके बारे में बताते नहीं हैं, लेकिन हरंगी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, जो कि ताला कावेरी से थोड़ा दूर ही जाके मिलती है। ठीक है, इसके आगे आती है हेमावती, जो कि हमेशा की तरह कृष्णा सागर बांध के अंदर आके मिलती है, मतलब उसी के पास आके मिलती है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा आप आगे जाओगे, सीमा के पास जाओगे कर्नाटक और तमिलनाडु की, तो वहाँ पे एक शिमशा नदी आती है। शिमशा नदी के थोड़ा आगे एक नदी आती है जो कि है अर्कावती, और अर्कावती के आगे आती है चोवराई। अब ये जो चोवराई नदी है, यहीं पे कर्नाटक खत्म होता है, मतलब कर्नाटक के अंदर आने वाली ये आखिरी नदी है जो कि ऊपर की तरफ से आती है। तो ऊपर से कौन कौन सी नदियाँ हो गई? हरंगी, हेमावती, हेमावती के बाद शिमशा, शिमशा के बाद अर्कावती, और अर्कावती के बाद चौवराई। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई कि जो हेमावती नदी है, इसके अंदर एक नदी और मिलती है जो कि यगच के नाम से जानी जाती है, जो कि इस तरीके से आके मिल जाती है। ठीक है, तो मतलब सहायक नदी की भी एक सहायक नदी, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे कर्नाटक खत्म हो जाता है। अब इसके बाद 2 एक नदियाँ और आती हैं जो ऊपर से आती है। एक आती है आपकी तिरुनन्नी मुत, ये एक इंपॉर्टेंट नाम है, थोड़ा सा टेढ़ा है, तिरुनन्नी, जो कि यहाँ कहीं आकर के मिलती है। और एक नदी आती है आपकी कोलिडम, जो कि तिरुचिरापल्ली के बाद आके कहीं मिलती है। तो ऊपर से आने वाली नदियों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है, आप देखोगे। हरंगी है, हेमावती हो गई, यगच्छा हो गई, इसके अलावा शिमशा हो गई, अर्कावती हो गई, चौवराई हो गई, तिरुनन्नी मुत्तल हो गई, और कोलिडम हो गई। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नीचे की 5 है, लक्ष्मण तीर्था, काबानी, स्वर्णावती, अमरावती, ठीक है, इसके अलावा नोयल, ये 5 है। ऊपर की थोड़ी सी ज़्यादा है, हरंगी है, हेमावती है, यगच्छा है, शिमशा है, अर्कावती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, याद रखने वाली बात क्या है कि सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? अमरावती है। इंपॉर्टेंट बांध 2 बने हुए हैं, कृष्णा सागर और मैतूर बांध। 2 इंपॉर्टेंट झरने हैं, शिवना समुद्र झरना और होगेनकल झरना। ठीक है, इसके अलावा एक टेम्पल भी है जो मैंने बता दिया आपको, रंगनाथ स्वामी टेम्पल है, तो इसे भी आप याद रखना। तो 3 इंपॉर्टेंट शहर है, मैसूर, श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली। ठीक, और आखिर में जाकर के ये कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो इस तरीके से आपकी कावेरी नदी आगे बढ़ती है।
मुझे उम्मीद है कि आपको कावेरी नदी समझ में आई होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कृष्णा प्रवाह मार्ग के बारे में बताऊंगा, यानी कि कृष्णा नदी के रास्ते को पूरी तरह समझाऊंगा। दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत में गोदावरी और कावेरी नदी के अलावा ये तीसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी कहलाती है। कृष्णा नदी भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई तकरीबन 1400 किलोमीटर है। यह नदी महाराष्ट्र से शुरू होती है और आंध्र प्रदेश से बंगाल की खाड़ी में बह जाती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगर जल प्रवाह और बेसिन क्षेत्र को देखा जाए तो यह नदी भारत में चौथे स्थान पर आती है, यानी कि इसका जल प्रवाह बहुत ही ज़्यादा है, तकरीबन 1642 वर्ग मीटर प्रति सेकंड, मतलब बहुत तेजी से ये नदी बहती है। वहीं इसका जो टोटल क्षेत्र है, बेसिन क्षेत्र, वो 2,58,948 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि इसका जल क्षेत्र बहुत बड़ा है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 8% है, यानी कि काफ़ी जगहों पे पानी की कमी ये पूरी करती है। अब इस बात को ध्यान से समझिए कि इसका जल प्रवाह बहुत तेज है। इसका मतलब ये नदी किसी ऊंची जगह से निकलती है, बहुत ऊंचाई से निकलती है, और अगर पानी तेज बह के आ रहा है तो उससे टरबाइन भी तेज घूमेगी और बिजली भी ज़्यादा बनेगी। तो इसीलिए कृष्णा नदी के ऊपर कई सारे ऐसे बांध बने हुए हैं जो बिजली के उत्पादन में और आपूर्ति में बहुत ज़रूरी हैं, और साथ ही उन्हीं बांधों का जो पानी है वो सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब सिंचाई में और बिजली उत्पादन में ये नदी बहुत आगे है और बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो अब आप समझ गए हैं कि इसकी महत्वता कितनी ज़्यादा है। अब अगर बात करें इसके बहाव की, तो कृष्णा नदी 4 राज्यों से होकर गुजरती है। शुरुआत इसकी महाराष्ट्र से होती है, महाराष्ट्र से ये कर्नाटक जाती है, फिर तेलंगाना जाती है और आखिर में आंध्र प्रदेश जाती है। वहीं से ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो 4 इंपॉर्टेंट राज्य हो जाते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अब इसके रास्ते की शुरुआत हम इसके उद्गम को समझ के कर सकते हैं। इसका जो उद्गम है वो महाराष्ट्र के सतारा जिले में होता है, जोर गांव के पास पश्चिमी घाट में, जहाँ पे महाबलेश्वर श्रृंखला है। आपको पता होगा महाबलेश्वर में बहुत सारे पहाड़ हैं, उन्हीं पहाड़ों में से ये नदी निकलती है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 1337 मीटर है, यानी कि 1.3 किलोमीटर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ का जल प्रवाह तेज है, इसका मतलब ये जो नदी है ये ऊंचाई से बहती है। तो 1.3 किलोमीटर अच्छी खासी ऊंचाई है, वहीं से ये बहती हुई आती है। महाबलेश्वर से निकल के सतारा और कोल्हापुर को क्रॉस करके ये नदी कर्नाटक जाती है, और कर्नाटक में इसकी शुरुआत कुरुंदवाड़ से होती है, जहाँ पे ये पूरे कर्नाटक को पार करते हुए आगे बढ़ती है और वहाँ से ये तेलंगाना जाती है। अगर आप मैप में देखोगे तो तेलंगाना की सीमा पर ये बहती है और 2-3 जिले भी इसके अंदर कवर होते हैं। तेलंगाना से ये आंध्र प्रदेश जाती है और आंध्र प्रदेश से ये आगे जाके एक डेल्टा बनाती है, जहाँ से वो बंगाल की खाड़ी जाती है। अब इस बीच इसके अंदर कितनी सहायक नदियां मिलती है वो हमें देखना है। तो देखो, इसकी शुरुआत चूंकि महाबलेश्वर से हुई है, तो महाबलेश्वर से ही एक और नदी निकलती है जिसका नाम है कोयना नदी। ये कोयना नदी सतारा जिले के अंदर ही कृष्णा नदी से आके मिलती है और उस जगह का नाम है प्रीति संगम। प्रीति संगम का नाम पूछा गया है तो आपको याद रखना है। तो पहली नदी कोयना हो जाती है। नीचे से ही एक और नदी आती है जिसका नाम है वर्ना नदी, जो थोड़ा और आगे चल के मिलती है। ठीक है, इसके बाद एक नदी आती है पंचगंगा नदी। इसका नाम पंचगंगा है, इसका मतलब ये 5 नदियों से बनती है। कुंभी, तुलसी, भोगावती, कसारी और साथ में सरस्वती नदी। तो इसका मतलब 5 नदियों से मिलकर बनती है पंचगंगा, जो कि कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में कहीं से निकलती है और जाकर के कृष्णा नदी के अंदर मिलती है। यहीं पे आपका सांगली डिस्ट्रिक्ट भी है। जब ऊपर वाली नदियों की मैं बात करूंगा, ऊपर के मतलब उत्तर की तरफ से आने वाली की, तब सांगली की बात करूंगा। फिलहाल यहाँ पे 3 नदियाँ हो गई, कोयना हो गई, वरना हो गई, पंचगंगा हो गई। थोड़ा नीचे आने पर यहाँ पे एक नदी आती है जिसका नाम है मालप्रभा, जो कि बेलगांव कर्नाटक से निकलती है, जो कि कहाँ आके मिलती है, बागलकोट ज़िले के अंदर मिलती है कृष्णा नदी से। और इसी के थोड़ा नीचे एक और नदी आती है जिसका नाम है घाट प्रभा। मालप्रभा, घाट प्रभा एक जैसा नाम है, दोनों ही पास पास हैं, और आके कहाँ मिलती है, कृष्णा नदी से मिलती है। इसके बाद थोड़ा और आगे जब आप चलोगे तो एक नदी और आती है जिसका नाम है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी 2 नदियों से मिलकर बनती है, एक है तुंग नदी और एक है भद्रा नदी। इसी तुंगभद्रा नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है तुंगभद्रा बांध, काफ़ी इंपॉर्टेंट बांध है। इस तुंगभद्रा नदी की जो लंबाई है वो तकरीबन 531 किलोमीटर है, और ये आके कहाँ मिलती है, आपके तेलंगाना के अंदर मिलती है। अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये इस कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, लेकिन ऐसा है नहीं एक्चुअली। अगर आप दक्षिण की तरफ से देखोगे तो हाँ, ये सबसे लंबी सहायक नदी है, लेकिन वैसे ऑल ओवर जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो भीमा नदी है, जो उत्तर की तरफ से आती है। अभी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी से मिलती है तेलंगाना के अंदर। अच्छा, ये जो तेलंगाना की और ये आंध्र प्रदेश की सीमा है, इसी के ऊपर 2 इंपॉर्टेंट बांध भी बने हुए हैं। पहला है आपका श्रीशैलम बांध, और उसके थोड़ा आगे है नागार्जुन सागर बांध।
ये दोनों ही बांध काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि इससे बिजली आपूर्ति भी पूरी होती है और साथ ही सिंचाई भी देखी जाती है। तो दोनों ही बांध इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? श्रीशैलम बांध और नागार्जुन बांध। तो इस तरीके से आपकी दक्षिण की सहायक नदियां जो कृष्णा में जाके मिलती हैं वो पूरी होती हैं। कौन कौन सी है? कोयना है, वरना है, पंचगंगा, मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है और साथ ही ये दो बांध भी याद रखने हैं। इधर मैंने आपको कोयना बांध भी बताया था और तुंगभद्रा बांध भी बताया था, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं उत्तर से आने वाली नदियों की। तो देखो, उत्तर से ऊपर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है येरला नदी, जो आकर के मिलती है सांगली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसके बाद पुणे से एक नदी निकलती है भीमा नदी, जो कि बहुत लंबी नदी है, तकरीबन 861 किलोमीटर की, जो चलती हुई आती है और सीधा रायचूर पहुंचती है। रायचूर यहाँ पे एक जगह है और यहाँ आके कृष्णा नदी से मिलती है और ओवरऑल यही सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है कृष्णा नदी की। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, भीमा नदी 861 किलोमीटर की। इसी के बाद से तेलंगाना ठीक तरीके से शुरू होता है। ठीक है, इसके आप थोड़ा आगे जाओगे तो एक नदी आती है डिंडी नदी। डिंडी नदी जो होती है वो आपके नागार्जुन सागर बांध के पास कहीं आके मिलती है और इसके तुरंत बाद थोड़ी दूर एक और नदी आती है जिसका नाम है मूसी नदी। मूसी नदी एक काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि ये तेलंगाना के ऐसे रास्ते से गुजर के आती है जहाँ पे बीच में हैदराबाद पड़ता है। तो पूछा जा सकता है कि हैदराबाद से कौन सी नदी निकलती है? तो मूसी नदी, जो कृष्णा नदी के अंदर आकर के मिलती है। थोड़ा आगे एक और नदी आती है जिसका नाम है पलेरू नदी, जो कि यहाँ कहीं आके मिलती है। और थोड़ा सा और अगर आप आगे चलोगे आंध्र प्रदेश के अंदर ही, तो वहाँ पे एक नदी आती है मुनेरू नदी, जो कि सीधे इतेरू में आके मिलती है। इतेरू नाम की एक जगह है यहाँ पे, वहाँ मिलती है, जो विजयवाड़ा से पहले पड़ता है। विजयवाड़ा के बाद ये जो नदी है एक डेल्टा के अंदर बट जाती है जिसका नाम है कृष्णा डेल्टा। तो इस तरीके से आगे जाके ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो यहाँ पे याद करने लायक चीज़ें क्या है? इसके इंपॉर्टेंट बांध है, काफ़ी सारे बांध मैंने आपको बताया, जो नागार्जुन सागर बांध हो गया, श्रीशैलम बांध हो गया, इसके अलावा तुंगभद्रा बांध हो गया और ये कोयना बांध हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट बांध है महाराष्ट्र की नज़र से, सबसे बड़े बांधों में से एक है, याद रखना, कोयना बांध। इसके अलावा यहाँ पे एक आती है मालप्रभा और ये घाट प्रभा, ये याद रखनी है आपको। मूसी नदी आपको याद रखनी है, भीमा नदी रखनी है और तुंगभद्रा नदी रखनी है। तो दोस्तों, इस तरीके से कृष्णा नदी का जो सफ़र है वो पूरा होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी इसको समझने में आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, कोई कन्फ्यूजन आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।